हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो कंपनी रजिस्ट्रार है उसके पास जो प्रलेख जमा कराते हैं उसमें दो के बारे में मैंने आपको बताया था। एक तो संस्थागत प्रलेख जिसको सीमा नियम कहते हैं, दूसरा पार्षद अंतर नियम। दो प्रलेखों के बारे में बताएं। आज हम तीसरा प्रलेख जो कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है प्रस्तावित निदेशकों की सहमति। कंपनी के संस्थापन प्रलेख और अंतर नियम के अलावा प्रत्येक जो मनोनीत निर्देशक जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं ना, उनकी डायरेक्टर की जो भी सहमति का मतलब होता है जो पद पे वो कार्य कर रहे हैं ना और उन्होंने योग्यतांश ले ली है और भुगतान करने के लिए तैयार है, उनकी लिखित सहमति यानी कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर हैं उनकी जो मनोनीत किए गए हैं उनकी लिखित सहमति का जो प्रपत्र होता है वो भी कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, उनके हस्ताक्षर भी होते हैं और उन्होंने जो योग्यता अंश, एक विशेष प्रकार के अंश होते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर को लेने पड़ते हैं, योग्यता अंश उन्होंने ले लिए हैं, उसके बारे में भी उसमें लिखा होता है। नेक्स्ट है समझौता। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार को दिए जाने वाला एक प्रलेख है जो कंपनी द्वारा प्रस्तावित किसी भी व्यक्ति के साथ उसे प्रबंध निदेशक या पूर्णकालीन निदेशक या फिर प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए समझौता यानी कि जो एग्रीमेंट होता है ना प्रबंध निदेशक के साथ है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है ना या डायरेक्टर उनके साथ जो समझौता होता है ना उसका एक प्रपत्र वो भी कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना पड़ता है ना। यानी कि डायरेक्टर जो कंपनी के होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनके साथ जो समझौता होता है ना उसकी कॉपी भी जो है कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करानी पड़ती है। नेक्स्ट है वैधानिक घोषणा। कंपनी के पंजीयन के लिए कानून जो है उपयुक्त प्रलेखों के अलावा रजिस्ट्रार के पास एक घोषणा की पंजीयन से संबंधित सभी एक घोषणा की जाती है कि पंजीयन से संबंधित सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और जिसे जमा करानी होती है। और जो भी ये घोषणा करते हैं ना उसमें क्या है कि उनके तो साइन होते ही हैं, जो जैसे सार्वजनिक कंपनी में तो 7 व्यक्तियों के और निजी तो 2 के। उसके बाद में किसी अन्य व्यक्ति से भी इसको प्रमाणित करवाना पड़ता है, जैसे वकील है, चार्टेड अकाउंटेंट है और है ना कंपनी सचिव है या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह कोई हो तो ये कंपनी का जो सचिव हो वो भी इस पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है ना। घोषणा के नीचे वो भी हस्ताक्षर करता है, ठीक है। तो ये प्रकार की वैधानिक घोषणा भी करनी पड़ती है ना। और वैधानिक घोषणा में सारी यही बातें लिखी जाती है कि जो भी कंपनी के संबंधित जो भी औपचारिकताएँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फीस भुगतान की रसीद। कंपनी के पंजीयन के लिए आवश्यक फीस भी जमा करी जाती है और फीस की राशि कंपनी की अधिकृत पूंजी पर यानी कंपनी की जो अधिकृत पूंजी का मतलब मैंने पहले बताया था आपको कि कंपनी अधिक से अधिक कितनी पूंजी जारी कर सकती है अपने जीवन काल में, वो अधिकृत पूंजी जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम के अंदर होता है। तो जितनी कंपनी की अधिकृत पूंजी होगी उसी के अकॉर्डिंग फीस जो है जमा कराई जाएगी ना। तो ये थे प्रपत्र जो कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने पड़ते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है प्रवर्तकों की स्थिति। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रवर्तक होते कौन है। प्रवर्तक वे होते हैं जिसके मन में कंपनी के निर्माण की जो है कल्पना करते हैं, है ना, और निर्माण के लिए संबंधित जो भी वैधानिक औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करते हैं। यानी कि कंपनी के निर्माण की कल्पना करने से लेकर कंपनी के समामेलन यानी रजिस्ट्रेशन तक की समस्त जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी कार्य है वो कौन करता है, प्रवर्तक करता है ना। तो प्रवर्तक जब कंपनी का समामेलन हो जाएगा ना उसके बाद प्रवर्तक की स्थिति अलग हो जाती है, यानी समामेलन से पहले ही प्रवर्तक की स्थिति रहती है, ठीक है ना। तो प्रवर्तकों की क्या स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। प्रवर्तक कंपनी को पंजीकृत कराने और व्यापार प्रारंभ करने की स्थिति तक लाने के लिए विभिन्न कार्यों को करता है, लेकिन न तो वह कंपनी का एजेंट होता है न कंपनी का ट्रस्टी, है ना। अब देखो प्रवर्तक ने तो कंपनी का एजेंट होता है न ट्रस्टी। अब इसको मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, एजेंट कौन होता है, जिसको मालिक नियोक्ता है ना जो नियुक्त करता है कि उसकी तरफ से थर्ड पर्सन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करे, व्यवहार करे, है ना। तो मालिक और थर्ड पर्सन के साथ व्यवहार करवाने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, सौदा करवाने के लिए एजेंट की नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पर तो कंपनी का पंजीयन हुआ ही नहीं, तो मालिक कोई है नहीं अभी, तो एजेंट कैसे हो सकता है। तो मालिक होगा तभी तो एजेंट होगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रवर्तक ने तो कंपनी का एजेंट होता है और नेट ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी भी नहीं होता है ना दोनों। अब देखो इसमें ये बता, देखो एजेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंपनी का समामेलन अभी होना बाकी है ना।
इसलिए स्पष्ट है कि प्रवर्तक उन सभी समामेलन से पूर्व समझौतों के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी समामेलन यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले जितने भी समझौते किए जाते हैं उसके लिए कौन उत्तरदायी है? प्रवर्तक, जिनको कंपनी समामेलन के पश्चात मान्यता नहीं दी गई है। इसी प्रकार से प्रवर्तक कंपनी के ट्रस्टी भी नहीं होते हैं। कंपनी के प्रवर्तकों की स्थिति एक न्यासी की होती है जिसका उन्हें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ट्रस्टी की ने तो नहीं, ट्रस्टी तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि उन ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्ट आपने नाम सुना होगा ना। ट्रस्ट क्या करते हैं? सेवा भावना से काम करते हैं ना, लाभ कमाने की उनकी मतलब जो है वो प्राइवेट नहीं होती है। कहने का मतलब है कि ट्रस्टी के रूप में भी जो नहीं होते, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें उसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। किसका? प्रवर्तकों को, कि यदि लाभ कमाते हैं तो उसको उजागर कर देना चाहिए और गुप्त रूप से लाभ नहीं कमाना चाहिए, और वे इसको स्पष्ट नहीं करते हैं तो कंपनी उसको रद्द भी कर सकती है ना एग्रीमेंट को। प्रवर्तकों को भुगतान किए जाने पर ये मूल्य वसूल भी कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण सूचना अगर कोई छुपाते हैं, उससे कोई हानि होती है तो कंपनी क्लेम भी कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी में प्रवर्तकों की स्थिति न तो एजेंट की होती है न ट्रस्टी की होती है। यानी कि ट्रस्ट के रूप में वो जो अगर काम करते हैं तो उन्हें कोई बात कंपनी से छुपानी नहीं चाहिए। जो भी कोई लाभ हो, कुछ हो, तो कंपनी को बता देना चाहिए। प्रवर्तक कंपनी के प्रवर्तन पर किए गए व्यय को प्राप्त करने का कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकते हैं। कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकते हैं। वैसे कंपनी चाहे तो समामेलन से पूर्व किए गए व्यय का भुगतान कर सकती है। कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी अस्तित्व में आती है, तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन से पहले जितने भी खर्चे हुए ना, जो प्रवर्तक करता है, उसका भुगतान कंपनी चाहे तो कर सकती है। ठीक है। और कंपनी प्रवर्तकों के माध्यम से क्रय की संपत्ति की क्रय राशि अथवा अंशों की बिक्री पर उनकी सेवाओं के बदले एक मुश्त राशि या कमीशन का भुगतान कर सकती है। यानी कि जो संपत्ति वगैरह जो समावेलन से पहले क्रय की ना प्रवर्तक ने, उसका भी भुगतान कर सकती है। ठीक है। कंपनी उन्हें चाहे तो ऋण पत्रों का आवंटन कर सकती है, भविष्य में प्रतिभूतियों की जो है क्रय की सुविधा भी दे सकती है। कहने का मतलब है जो भी पहले प्रवर्तक ने जो खर्चा किया है, तो खर्चा करे तो उस खर्चे को कंपनी चाहे तो बाद में किसी भी रूप में उसका भुगतान कर सकती है। ऋण पत्र जारी करके, अंश जारी करके, है ना, वो किसी भी रूप में भुगतान कर सकती है। क्योंकि प्रवर्तकों की स्थिति कंपनी के समामेलन से पहले की होती है, बाद में नहीं। बाद में जब कंपनी अस्तित्व में आती है ना, तो कंपनी अस्तित्व में आने के बाद कंपनी का जो है अस्तित्व अलग हो जाता है ना, और प्रवर्तक की स्थिति अलग हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रवर्तकों की स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है समामेलन, रजिस्ट्रेशन। जो भी हमने सारी औपचारिकता को पूरा करने के बाद में प्रवर्तक जो है कंपनी के समामेलन के लिए एक आवेदन पत्र तैयार करता है और पंजीकृत कार्यालय की सूचना राज्य के रजिस्ट्रार के पास समामेलन के 30 दिन के अंदर भेज देनी चाहिए। मैंने आपको पहले जब सीमा नियम का टॉपिक पढ़ाया था ना, तो बताया था मैंने आपको कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय में राज्य का नाम लिखना है आपको। अगर एड्रेस वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास एड्रेस वगैरह सब भेज देना। ठीक है। आवेदन के पत्र के साथ अन्य प्रलेख भी जमा किए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। संक्षेप में इसका वर्णन वापस बता रहे हैं। पहला है कंपनी के संस्थागत प्रलेख, जिन पर आवश्यक मोहर लगी होती है, सील लगी होती है एवं हस्ताक्षर किए जाते हैं और गवाही भी होती है ना। यदि सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और निजी कंपनी है तो 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और हस्ताक्षरकर्ता के लिए अपने घर का पता, रोजगार, उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की जानकारी भी देना आवश्यक है। संस्थागत प्रलेख जो आपने पढ़ा था ना, सीमा नियम, उसके बारे में। ठीक है ना, सीमा नियम ही कहते हैं संस्थागत प्रलेख को। तो संस्थागत प्रलेख के बारे में वापस बताया गया है। दूसरा है कंपनी का अंतर नियम, जिस पर संस्थापन प्रलेख के समान ही जो है कंपनी की सील लगी होती है, गवाही भी होती है ना। और यदि चाहे तो कंपनी अधिनियम में दी गई तालिका F, जो अंतर नियमों का एक आदर्श संग्रह है, उसको भी अपना सकती है। ऐसा करने पर अंतर नियमों के स्थान पर कंपनी को स्थानापन्न विवरण जमा कराएगी। यानी कहने का मतलब है अंतर नियम जो है कई बार कंपनी अगर नहीं बनाती ना, तो कंपनी एक्ट की तालिका F के नियम उस पर लागू हो जाएंगे। तालिका F में सारी जो स्थिति दे रखी है कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती है, अंतर नियम में जो विषय वस्तु उसके बारे में सारी जानकारी होती है। तो वो चाहे तो अंतर नियम बना सकती है, और नहीं चाहे तो तालिका F के नियम भी उसके ऊपर लागू हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा है प्रस्तावित निदेशकों द्वारा निदेशक बनने के लिए लिखित सहमति एवं योग्यता शेयर
के क्रय का वचन, जो भी डायरेक्टर है कंपनी उनकी लिखित सहमति होनी चाहिए, और जो इन्होंने योग्यता अंश क्रय किए उसके बारे में जानकारी। नेक्स्ट है प्रस्तावित प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, पूर्णकालीन निदेशक के साथ समझौता, यानी कि ये सब पॉइंट जो हमने पहले पढ़े ना वो के वही सारे हैं, आपस संक्षिप्त में आ रहा है, ठीक है। जो भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, है ना, उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया तो उसकी कॉपी, ठीक है ना। कंपनी के नाम के अनुमोदन की प्रति, नाम के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं कि नाम का अनुमोदन करवाना पड़ता है कंपनी के रजिस्ट्रार से, तो उसकी कॉपी जो भी है। वैधानिक घोषणा के पंजीकरण संबंधी जो है ये भली बात हस्ताक्षरित होनी चाहिए। वैधानिक घोषणा भी होती है ना, जो भी पहले पढ़ा वही घोषणा है। नेक्स्ट है इन प्रलेखों के साथ पंजीकृत के सही पत्रों की सूचना भी दी जानी चाहिए। यदि समामेलन के समय ये सूचना नहीं दी गई तो समामेलन प्रमाण पत्र मिलने के 30 दिन के अंदर ये सूचना देनी चाहिए, एड्रेस की, है ना। अगर पहले तय नहीं हुआ है तो बाद में 30 दिन के अंदर अब हम एड्रेस की सूचना दे सकते हैं। अब पंजीयन के शुल्क के भुगतान का प्रमाण पत्र सबूत, यानी कि जो आपने फीस चुकाई है उसकी भी जो रसीद वगैरह है वो, ठीक है। रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेख जमा होने के बाद रजिस्ट्रार इस बात की संतुष्टि करेगा कि सभी प्रलेख सुव्यवस्थित है, पंजीयन से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है ना। लेकिन प्रलेख में जो वर्णित तथ्य हैं उसकी प्रामाणिकता पर जो है जांच के लिए भली बात जांच पड़ताल करने का दायित्व रजिस्ट्रार का, यानी कि जो आपने प्रलेख प्रस्तुत किए वो प्रमाणित है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं, सारी बस फॉर्मेलिटी ज़रूर देख लेगा, लेकिन ये नहीं कि सत्यता की जांच करना ये उसका काम नहीं है, ठीक है। ये जब रजिस्ट्रार पंजीयन की औपचारिकताओं के पूरा होने के संबंध में संतुष्ट हो जाता है तो कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अस्तित्व में आ गई है। कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र को कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। और 1 नवंबर 2000 से कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी को CIN यानी निगम पहचान नंबर का आवंटन करता है। ये था आपका समामेलन से संबंधित जो भी प्रोसेस है उसके बारे में मैंने आपको बताया। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है समामेलन प्रमाण पत्र का क्या प्रभाव पड़ता है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।